अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, मंगल का रोज़ है और आज के रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुआ करती, लेकिन बहरहाल अडयाला के बाहर एक जाहिर है कॉल तो है इस दफ़ा, और इस कॉल का क्या अंजाम होगा इस पर बात करते हैं। इसके अलावा पेट्रोल के हवाले से बड़ी आज आवाज़ उठाई जा रही थी, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी हो चुकी है। तो पाकिस्तान में कितनी कमी होने का इम्कान है, इस पर भी बात होगी। फैसल वावडा साहब आज अचानक जी मंजर आम पर आए हैं बड़े दिनों के बाद। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की जीनत बने और इसके साथ साथ उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए और साथ ही साथ बड़ी पेशन गोइयाँ भी की हैं, तो उनकी गुफ्तगू का जायज़ा लेंगे। मौलाना फजल रहमान ने जो असम्बली में टॉक की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज साहिबा भी फाइनली सामने आ गई हैं, जो कि काफ़ी दिनों से गायब थी, और अभी मैंने पिछले ही व्लॉग में कहा कि वो आ नहीं रही सामने, तो वो इत्तेफाक से उन्होंने फ़ौरन ही एक मीटिंग चेयर की है। तो ये काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि अडयाला के बाहर क्या माहौल है। तो जनाब, कहानी बड़ी सादा है। अडयाला के बाहर हमेशा ही अलीमा खान साहिबा की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा लोग जमा हों, एक प्रेशर बने, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लोग ना तो आते हैं, ना पार्टी के लोग उस तरह से इंटरेस्ट लेते हैं, और फिर ज़्यादा लोग होते ही नहीं हैं। आखिर में तो बिल्कुल चंद दर्जन लोग होते हैं और उसके बाद वो भी रात गए फिर उठ के चले जाते हैं। तो अब अलीमा खान साहिबा ने एक दिन पहले ट्वीट किया था कि जनाब 3 से 7 बजे तक 10,000 लोगों के जमा होने के लिए प्लानिंग की है पीटीआई ने, और महमूद खान अचकज़ई साहब को भी इस बारे में बताया गया है। और उससे ऐसा लगा कि जैसे वो ये अनाउंस कर रही हैं कि हम सब उस दिन वहाँ पर मौजूद होंगे, ताकि इमरान खान की जो कैद तन्हाई है उसको ख़त्म किया जा सके, उसके लिए हुकूमत पर प्रेशर पड़े। अब इस सारे मामले पर इंटरेस्टिंगली महमूद खान अचकज़ई साहब ने कोई फॉर्मली बताया नहीं है कि वाकई वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या उनके ख्याल से पीटीआई को ये करना है। इसी तरह से पार्टी की जानिब से भी कोई ख़ास इसका एक माहौल नहीं बनाया गया कि जनाब मंगल की जो मुलाकात है उस दिन सब ने पहुँचना है। सिवाय एक आध ट्वीट के या शौकत बसरा साहब का मैंने वीडियो पैगाम देखा है, या अदरवाइज़ कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो ज़ाहिर है कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की सतह पर मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी, ऐसी कोई मोबिलाइजेशन नहीं देखी जिससे ये अंदाज़ा हो कि वाकई पार्टी पूरी तैयारी के साथ 10,000 लोगों को जमा करने का प्लान कर रही है और अडयाला के बाहर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे। इसी तरह सुहेल आफरीदी साहब आएंगे या नहीं आएंगे, इस मुतल्लिक भी कोई अपडेट नहीं है, जिससे लगे ही रहा है कि उन्होंने भी नहीं आना। और अगर वो नहीं आते तो जाहिर है फिर पीछे बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र नहीं आ रहा कि पार्लियामेंटेरियंस भी आएंगे। तो मुझे नहीं पता कि अलीमा खान साहिबा ने ये जो ट्वीट किया है इस पे पीटीआई की क़यादत ऑन बोर्ड है या नहीं है, लेकिन बज़ाहिर उनकी किसी भी तर्ज़ अमल से ये ज़ाहिर नहीं हो रहा कि वो इस पे ऑन बोर्ड हैं और वो आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 10,000 का जो टारगेट है वो पूरा होगा। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि बहुत कम लोग ही वहाँ पर जमा होंगे, या शायद जो नॉर्मल रूटीन में होते हैं उससे थोड़े बहुत ज़्यादा हों, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शायद बड़ी तादाद दिखाई ना दे। ये मेरा ख्याल है। लेट्स सी कि आज के दिन क्या होता है। इसी तरह इमरान खान की मुलाकात के हवाले से भी कोई ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि उनकी कोई मुलाकात हो जाए। सामने तो कोई मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन पसे पर्दा मुलाकातों की जो बाज़गश्त है वो भी जारी है। उस पर मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और सहाफ़ी अपनी ख़बर पे कायम हैं कि मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर भी मौजूद हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज एक ट्वीट के ज़रिए तरदीद की है कि जी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर उनकी हुई भी है तो बेहतर है कि वो तरदीद ही कर देते। वैसे अजीब सी बात है कि भाई कोई कह रहा हो कि कोई गलत बता रहा है लेकिन आप कहें कि नहीं ठीक है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जब भी कभी मफामत हो रही हो, पसे पर्दा कुछ हो रहा हो, तो अगर आप हर चीज़ बाहर आकर, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है ना मफामत में, वो होती है आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी एक दूसरे पर एतमाद। तो अगर कहीं पे मीटिंग के अंदर ये तय हुआ हो कि भाई बाहर जाके नहीं बात करनी, तो फिर फरीकैन पे ये ज़रूरी है कि वो बाहर जाके बात ना करें, क्योंकि अगर अगली दफ़ा वो दोबारा मिलना चाहते हैं या बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि बाहर आके इस बात की लाज रखें जो अंदर बात तय हुई है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है माहौल मुफाहमत का, मुज़ाकरात का ख़राब होता है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने सच बोला है कि वाकई उनकी मुलाकात नहीं हुई, या फिर उन्होंने वो लाज ही रखते हुए इस बात की तरदीद की है ताकि अभी इस
बात को, चूँकि अभी कोई मामला तय हो नहीं पा रहे, मुलाकात अगर हुई भी हो तो कोई सामने ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये अंदाज़ा हो कि जी मामला तय हो चुके हैं तो कोई बेहतरी नज़र आए। सूरत हाल तो हमें बाहर जो एक नेकेड आई से हम देख रहे हैं वो हमें क्या नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब के वकालतनामे आज भी साइन नहीं हुए। खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो है इमरान खान के वकील, उन्होंने आज भी ये बात ट्वीट की है कि वकालतनामे साइन नहीं हो रहे। तो इतना छोटा सा फेवर भी अभी तक इमरान खान साहब को नहीं मिल पा रहा। इमरान खान साहब का पिम्स में जो एक लास्ट विजिट हुआ है एक दिन पहले, उसके ऊपर जो है कोई हमें नज़र नहीं आया कि जी किसी को एतमाद में लिया गया हो, कुछ बताया गया हो। तो वो भी सिचुएशन वहीं की वहीं है। मुलाकात भी बहनों में से किसी की नहीं हुई। तो बज़ाहिर ऐसे कोई अलामात और इशारे नज़र नहीं आते जिससे हम ये कहें कि बात जो अगर कोई पीछे हो भी रही है तो उससे कोई पॉजिटिव आउटकम अभी नज़र नहीं आ रहा कम अज़ कम। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर बात हो रही है तो बेहतर है कि बात होती रहे, आगे बढ़ेगी तो शायद कोई आउटकम भी निकल आए। अगर बात चलेगी ही नहीं तो फिर तो आउटकम का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो तो हम देख ही रहे हैं कि इस मुल्क में दूसरा कोई रास्ता अब बचा नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, अनपॉपुलर बात है शायद, लेकिन बात बज़ाहिर ऐसी ही हक़ाइक़ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ कि जी अदालतें बड़ी खड़ी हो गई हैं, आज़ाद अदालतें हैं, फ़ैसला कर लेंगी, तो माज़रत के साथ वो आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि जी एहतजाज करके लोग कोई काया पलट देंगे, तो माज़रत के साथ वो भी आपको नज़र आ रहा है। एहतजाज वाला तो वर्का ही पट गया ना। इसलिए नहीं मैं कह रही कि जी PTI के लोग बुज़दिल हैं या क़यादत नहीं निकलने का कह रही हैं, ये वो क़यादत तो अब कहा है ना निकलने का। अलीमा खान साहिबा पे तो किसी को एतराज़ नहीं, चलें क़यादत पे तो फतवे भी लगते रहते हैं। अलीमा खान साहिबा तो सिंसियर हैं भाई के साथ, उन्हें तो किसी ओहदे का लालच नहीं है। तो भाई फिर उन्होंने बुलाया तो पहुँचेंगे क्या लोग? नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा खौफ का बना दिया गया है कि पाकिस्तान में अब एहतजाज किसी भी मौजू के ऊपर करना एक गुनाह बना दिया गया, एक जुर्म बना दिया गया। तो इसलिए एहतजाज भी नहीं कोई ऐसा नज़र आ रहा कि जिससे कोई बड़ा रिज़ल्ट ओरिएंट एहतजाज हो, जिसको आप ये कहें कि जी बड़ा कोई नतीजा खेज़ एहतजाज हो, तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर अल्टीमेटली ऑप्शन जो है वो यही है कि कोई बातचीत का रास्ता हो। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बाज़-औक़ात पाकिस्तान की कोई ऐसी अहम शख्सियात होती हैं, जैसे सियासी भी हो सकती हैं, गैर सियासी भी हो सकती हैं, जिनके ऊपर लोगों को एतमाद होता है या जिनके ऊपर हर फरीक जो है एतराज़ नहीं करता बल्कि उनको सुनने और समझने के काबिल समझता है। तो बाज़ औक़ात ऐसी शख्सियात जो है पाकिस्तान में अक्सर आप सुनते हैं कि सियासी ऐसी शख्सियत नवाबज़ादा नसरुल्लाह की थी, और आज के दौर में कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रही शख्सियत जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो बातचीत के लिए, और सारे उसको कुछ सुन लें या उसकी कोई बात की लाज रख लें, तो कोई ग्रेटर मफाहमत जो है पूरे मुल्क के इंटरेस्ट में आगे बढ़ सके। तो वो भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगरचे वैसे आज इंटरेस्टिंगली मौलाना फजल रहमान साहब ने असम्बली फ्लोर पर कुछ अच्छी बातें की हैं। उन्होंने आज इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी किया और ये भी कहा कि लोग तो मुझे कहते हैं आप उनके बड़े नाक़िद थे, अब आप क्यों उनकी रिहाई चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये ज़ेब नहीं देता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि भाई मेरा मुखालिफ जो है वो हाथ पाँव बांध कर जेल में पड़ा हुआ है और मैं उसके ऊपर जो है उसके ख़िलाफ़ बातें करता फिरूँ। तो वैसे मौलाना से बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, उनके सियासी उसूलों के ऊपर भी बहुत से इख्तलाफात होते हैं, लेकिन मौलाना की इस बात को हमें रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए, क्योंकि मुझसे भी बाज़ का सहाफ़ी भी ये सवाल करते हैं कि जी आप अगर न्यूट्रल सहाफ़ी हैं तो जी आप इमरान खान पे तनकीद क्यों नहीं करती हैं, आप बाकी सब पे कर लेती हैं, तो आप इमरान खान पे भी तनकीद करें, फिर पता लगेगा कि आप न्यूट्रल सहाफ़ी हैं। तो मैं अक्सर यही बात कहती हूँ कि भाई एक बंदा आज़ाद हो, आज़ादाना फ़ैसले ले रहा हो, तो समझ भी आता है कि आप उसकी तनकीद कर रहे हैं। अब एक बंदा जो पहले ही एक जुल्म और जबर का शिकार है और कैद है और अपनी बात का दिफा तक नहीं कर सकता, मैं उस पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं, कोई तनकीद करूं तो वो उसका जवाब तक नहीं दे सकता, अपनी बात की वजाहत नहीं कर सकता, अपनी बात का दिफा नहीं कर सकता, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता, तो उसके ऊपर तनकीद करते हुए खुद ही शर्म आ जाती कि यार मरे को मारना क्या है, मजलूम के ऊपर मजीद उंगलियां उठा के क्या मिलेगा। हाँ, इमरान खान जिस दिन जेल से बाहर आएंगे, आज़ाद होंगे, तो उनकी सियासत पे भी बात होगी, उनके भी अच्छे फ़ैसलों को सराहा भी जाएगा, गलत फ़ैसलों पे तनकीद भी होगी, तो ज़ाहिर है वो कोई उस चीज़ से मुबर्रा तो नहीं होंगे। लेकिन अभी जिन हालात में वो हैं, तो मुझे तो ख़ुद ये बात कोई अप्रोप्रिएट नहीं लगती कि एक मुश्किल में बंदा हो और आप उसी को और ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाएं और कॉर्नर करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब की ये बात जो है वो काबिल एहतराम है कि उन्होंने इस चीज़ को अपने मुखालिफिन को शर्म भी दिलाई। वैसे जो एक जेल में बैठे हुए शख्स के ऊपर भी
तबर्रे करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तनकीद करते हैं, घटिया गुफ्तगू करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। और जब इमरान खान साहब भी इवन वज़ीर आज़म थे और कभी वो इस तरह की गुफ्तगू करते थे तो उस वक्त भी लोग उन पर तनकीद ही किया करते थे कि जनाब आप वज़ीर आज़म हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप अपने मुखालिफिन के ऊपर जाकर उनके या लेवल पर या लो लेवल पर आकर जो है वो तनकीद करें। तो बहरहाल इसके साथ मौलाना ने ये भी बात की, मुफाहमत की भी बातचीत की, पर उन्होंने कहा कि अगर आपको ये है कि जी पीटीआई वाले बात नहीं सुनते या कोई बात आके बाहर करते हैं या इस तरह करते हैं उस तरह करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पीटीआई की गारंटी लेने की बात की कि उनकी गारंटी मैं लेता हूँ कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। इसमें यह भी याद रखिए कि सुहेल आफरीदी साहब ने भी पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान से 2-3 मुलाकातें की हैं और इसके अलावा असद कैसर साहब भी उनसे मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी जमातों को अगर किसी एक जगह पर इकट्ठा करने की बात हो तो मौलाना फजल रहमान साहब इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो इस चीज़ के लिए पॉजिटिव कदम उठाएं। अगरचे उनका जो माजी में किरदार रहा है या जो अभी भी इस रजीम चेंज के बाद से ऑनवर्ड्स इस हुकूमत में आने के बाद से कोई ज़ाहिर है उनके ऊपर अलग से तनकीद बहुत ज़्यादा होती रहती है, हम भी करते रहते हैं। 26वीं तरमीम पास करवाने में भी जो उन्होंने किया, मखसूस नशिस्तें लेने के हवाले से भी जो उन्होंने किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर फिर भी वो एक पॉजिटिव किरदार अदा करने की अभी भी कोई कोशिश करते हैं या हक़ को हक़ कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस बात के लिए उन्हें वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत इस बात के ऊपर उन्हें सीरियस लेती है या नहीं, क्योंकि शायद वो वक्त अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि जब हुकूमती जमातों को भी एक मफाहमत की ज़रूरत होगी। और ये बात मैं मैं नहीं सिर्फ कह रही, बहुत से लोग कह रहे हैं, और ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये हमारी एक हिस्ट्री हमें दिखाती है, बताती है कि हमारी हिस्ट्री में ये होता रहा है। और अब तो जो हमारे हाँ ताकतवर हल्के समझे जाते हैं, उनके जो करीबी तरीन लोग हैं वो भी आके अलल ऐलान जो है वो ऐसी बातें करना शुरू हो चुके हैं। और आमतौर पर हमारी जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि ऐसे मौक़ों पर उनकी इस तरह की बातें जो हैं ये सिग्नल्स होते हैं। तो आज फैसल वावडा साहब भी काफ़ी अरसे के बाद मीडिया की स्क्रीन्स पर नज़र आए और उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। अच्छा, वैसे पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि जो ईरान मुआहदा है उसके अंदर उनका बड़ा किरदार था वगैरह। और उसके साथ साथ जब किसी ने कहा कि भैया आप सिर्फ फील्ड मार्शल की तारीफ़ करते चले जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की आपने जिक्र नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की क्या मैं तारीफ़ करूँ, ये सिर्फ एक बंदे का कमाल है जो उसने किया है, बाकी किसी का कोई कमाल नहीं है। तो जब शहबाज शरीफ साहब के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं घर से निकलता हूँ तो ये मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने स्टाफ में से किसको साथ ले लूँ और किसको साथ ना लूँ। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब को किधर प्लेस कर रहे थे, ऐसे कि जैसे वो कोई मुलाजिम है कि भाई ठीक है उनको साथ रख लिया था, लेकिन उनका क्या किरदार होगा, उनकी क्या हैसियत है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिग्रेड किया प्राइम मिनिस्टर को। तो बहरहाल उन्होंने क्या करना है, ना प्राइम मिनिस्टर ने बुरा मानना है और ना ही कोई दुनिया के लिए ये शायद इतनी हैरानी की बात हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद दिन रात फील्ड मार्शल साहब के नाम की माला जपते हैं, कोई तकरीर उनके नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो उन्होंने क्या माइंड करना है, ऐसा लगता है उनके अंदर तो वैसे ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं है। तो बहरहाल दूसरी तरफ फैसल वावडा साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आए तो वहाँ उन्होंने आकर ये बातें की। पहले तो उन्हें वज़रा आला के हवाले से बातें की कि जनाब सब के सब जो हैं वो करप्शन करें, सब के सब में फिर याद रखिए कि PMLN की मरीम नवाज साहिबा भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि जी ये इनकी करप्शन की फाइलें तैयार हैं, इंटरनेशनल स्कैंडल भी हैं। अब ये आप याद रखिए कि इंटरनेशनल स्कैंडल किसके हो सकते हैं। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तो वज़रा ना बाहर जा रहे हैं, ना बाहर लोगों से उनकी कोई मुलाकातें हो रही हैं, तो इंटरनेशनल स्कैंडल किसके हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब परफॉर्मेंस इनकी सबकी क्या है, इनका तवज्जो क्या है, वो आप देख लें, सब क्या किन कामों में पड़े हुए हैं। जो एक CM है वो PM बनना चाहता है, यानी मरीम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं। एक कहते हैं जो बहुत अरसे से है उनके बदले में एक और बंदा अपने आप को पेश कर रहा है, ये ज़ाहिर है वो मुराद अली शाह की बात कर रहे होंगे। एक के बारे में उन्होंने कहा कि वो दूसरे टिकट पे भी वज़ीर आला बनना चाहता है, ये शायद उनका इशारा सरफराज भुट्टी की तरफ था। और सुहेल आफरीदी के लिए उन्होंने फरमाया कि जो एक सूबे का जो CM है, पुराना CM, वो नए CM को निकालना चाहता है, तो वो ज़ाहिर है वो इनकी बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये CMs का हाल है, परफॉर्मेंस इनकी ये है। और साथ ही उन्होंने ये पेशन गोई की कि मैं बहुत जल्द तमाम सियासतदानों को एक ही कंटेनर पर खड़ा देख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, एक ही कंटेनर पर खड़ा देख रहा हूँ तमाम सियासतदानों को। इसका क्या मतलब है, तमाम सियासतदान एक ही कंटेनर पर क्यों खड़े होंगे?
तो बड़ी वाज़ेह बात वो कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि तमाम ही सियासतदानों की छुट्टी होने वाली है और आखिर में फिर इन सबको एक एहतजाज करते हुए और जमहूरियत के लिए बहाली के लिए तहरीक चलाते हुए देख रहे हैं जैसे मुशर्रफ के दौर में हुआ था कि आपको पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन सब एक कंटेनर पर नज़र आ रहे थे। तो ऐसा ही माहौल जो है वो उनको कह रहे हैं कि मुझे वो नज़र आ रहा है, या फिर सारे के सारे एक कंटेनर में बंद होंगे, मतलब है कि सारे ही फारिग होंगे। तो ये जो बात है फैसल वावडा साहब की, इसको आप सिर्फ मजाक मस्ती ना समझें, क्योंकि फैसल वावडा साहब आपको पता है कि किधर राब्ते रखते हैं। तो वो जब आके इस तरह की बातें करते हैं तो उनका कोई मैसेज होता है, कोई मतलब होता है जो कुछ लोगों के लिए होता है। तो बहरहाल फैसल वावडा साहब ने ये सारे आज आके जो दी हैं चुनौतियाँ ये मेरा ख्याल है कि जो हुक्मरान जमातें हैं उनके लिए काफ़ी परेशान कुन हो सकती हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो उन्होंने ये भी इवन बात की कि जी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन ये हार गए, अकेले आप हैं और हुक्मरान जमात हैं, आप मरकज़ में कोई मुकाबले में ना गधा ना घोड़ा, फिर भी आपसे इलेक्शन ना जीता गया। तो सीधी सीधी बात है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग को अब लताड़ना शुरू हो गई है। इससे तो ये नज़र आ रहा है उनके सहाफ़ी, उनके लोगों के मिजाज जो हैं बदले हुए हैं। वो ये बातें कर रहे हैं अब कि भाई आपसे कुछ नहीं बन पाया, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं कि जी आपसे सियासी बयानियाँ भी नहीं बन पाया, आप ऑन पॉपुलर हो गए, पहले से भी ज़्यादा हो गए, सारा बोझ जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट को उठाना पड़ रहा है। तो इस हाइब्रिड सिस्टम का फिर उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? सारा जो जिम्मेदारी है, बोझ है, वो तो वो उठा रहे हैं और आप मुफ्त में प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। तो वो अब लताड़ रहे हैं भाई, ठीक ठाक आके खुलेआम लताड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है जी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इसके ऊपर भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी खबरें आ रही हैं। सॉरी, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, पीएमएलएन जो है इस पर बहुत ज़्यादा अब आज सारा दिन बात होती रही कि जनाब पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता किया जा रहा। भाई आज मैं देख रही थी शायद $80 फ़ी बैरल तक तेल की कीमत जो है आलमी मंडी में गिर गई है। तो जब इतनी कम कीमत हो चुकी है तो उसका रिलीफ जो है वो आवाम को क्यों नहीं दिया जा रहा। देखिए ना, जब आपका 110 पे पेट्रोल जा रहा था उस वक्त आपने ये प्राइस किए हुए थे, ठीक है। तो अब 110 से वो 80 बैरल पर आ गया है, लेकिन प्राइस में आपने 4 रुपये कमी की है। तो अब सब ये डिमांड कर रहे हैं और करनी भी चाहिए कि भाई आप ये कह रहे थे कि महंगाई इसलिए हुई है क्योंकि वॉर लगी हुई है। अब वॉर तो अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई और पेट्रोल की प्राइस भी नीचे आ गई। तो भाई फिर अब जो पेट्रोल का पुराना रेट था आप भी उसके ऊपर आ जाएं। तो इसके ऊपर जो है वो अभी तक तो हुकूमत में खामोशी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये प्राइस अब दोबारा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने तो अगले साल के लिए भी जो पेट्रोलियम लेवी से अपना रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट है वो अच्छा खासा पहले से इस साल से भी ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है। तो जाहिर है पेट्रोलियम लेवी लगने का मतलब ये है कि पेट्रोल की प्राइस तो फिर कम नहीं होने जा रही। हसन अयूब साहब ने अलबत्ता आज अपने व्लॉग में ये बात की है कि इम्कान है कि 100 रुपये लीटर सस्ता कर दिया जाए इस जुम्मे को फ्यूल प्राइस। तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे 100 रुपये सस्ता हो जाए पेट्रोल, इससे अच्छी क्या बात होगी, आम आदमी को कुछ तो रिलीफ मिले। लेकिन कुछ ख्वाहिशें बाज़ ख्वाहिशें ही रह जाती हैं। ये ज़रूर बात उनकी वज़नदार थी कि उन्होंने कहा कि इससे कुछ हुकूमत को यानी पीएमएलएन को सियासी फ़ायदा हासिल हो, क्योंकि ज़ाहिर है मुसलसल तनकीद की जद में है पीएमएलएन की हुकूमत। तो ये कि अगर 100 रुपये एक साथ वो सस्ता करते हैं पेट्रोल तो उससे उनको एक पॉलिटिकल लेवरेज ज़रूर मिलेगा। तो वो ये समझते हैं कि ऐसा कोई स्टंट जो है वो कम से कम कुछ वक्त के लिए किया जा सकता है। तो लेट्स सी जी कि इससे अगर आवाम को कोई फ़ायदा होता है। मरियम नवाज़ साहिबा अलबत्ता आज काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद मंजर आम पर आई। उन्होंने मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के ऊपर एक जो मीटिंग है वो चेयर की और बज़ाहिर वो ठीक मालूम हो रही थी कि उनकी सेहत माशाल्लाह ठीक लग रही थी। लेकिन इस सारी मतलब चीज़ में मुझे ये अभी तक हैरत है कि वो इतना अहम वाक़या जो है वो सीसीडी का हुआ है चकवाल में, बहुत ही अफसोसनाक किस्म का, लेकिन इस मामले पर वो बिल्कुल खामोश हैं। ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म जो हैं, क्योंकि ये फैमिली चूँकि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी तो वहाँ की मेरा ख्याल है सिटीज़नशिप भी है इनके पास, तो वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वाक़े के ऊपर इंतहाई तशवीश का इजहार किया और इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। क्योंकि देखिए वो महज़ब लोग हैं ना, उनके लिए एक एक जान इम्पॉर्टेंट है। वो ऐसे ही नहीं है कि चलो लोग तो मरते ही रहते हैं, कोई गटर में गिर के मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है तो मर गया, गलतफहमी में कोई बात नहीं। वो इंसानियत के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई एक बच्ची को आपने कैसे मौत के घाट उतार दिया गलतफहमी पे। तो इसकी उन्होंने इस पर बड़ा शदीद तशवीश का इजहार भी किया और तहकीकात का मुतालबा किया।
लेकिन हमारे जो बड़े हैं इस वक्त ओहदों के ऊपर, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वज़ीर आला पंजाब हों, किसी ने इस मामले के ऊपर लबकुशाई तक नहीं की है। सीसीडी वालों ने आके ज़रूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी उन्हें अफसोस है, माजरत करते हैं, और एक अहलकार को पता नहीं गिरफ्तार करा दिया या जुडिशल हो गया, वो जो भी है। तो अदरवाइज जो है इसके ऊपर आपको हुकूमती सतह पर कोई बयान नज़र नहीं आ रहा। हालांकि होना ये चाहिए था कि इसके ऊपर हुकूमत की सतह पे भी कोई बयान आता और हुकूमत सीसीडी को कटहरे में खड़ा करती कि ये कैसे हुआ है। एक तो जिससे जुर्म हुआ है उसी के पास तफ्तीश है, तहकीक है, तो वो तो अपने बेटे भाइयों को बचाएंगे ना। आपको मैं ये याद दिला दूं कि ये सीसीडी वही महकमा है जो दूसरों को अदालतों में पेश करने के ऊपर बिलीव नहीं करती, वो अपनी ही अदालत लगाने पर बिलीव करती है। वो समझती है कि किसी अदालत में पेश करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही मौका देकर उड़ा दो बंदा। 900 बंदे जो हैं वो पुलिस मुकाबलों में पार हो चुके हैं पिछले 8 महीनों के अंदर, लेकिन जब अपने बंदे की बारी आई तो वहाँ तो नहीं कोई पुलिस मुकाबला हुआ, वहाँ तो नहीं आपने कोई खुद से अदालत लगाकर बंदे को पार किया। वहाँ तो आपको अदालत याद आ गई, वहाँ आपको आइन और कानून याद आ गया, वहाँ आपने थ्रू जुडिशल प्रोसेस जो है कहा कि हम उसको पेश करेंगे वगैरह वगैरह। और उस पर भी मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि कोई किसी को सज़ा होगी, लेकिन अपने लिए आपको अदालत भी चाहिए, कानून भी चाहिए, आइन भी चाहिए, तरीक़ाकार भी चाहिए, ज़वाबित भी चाहिए, लेकिन दूसरे का फ़ैसला आप अपने हाथ से खुद करते हैं। तो ये कैसा आपका डबल स्टैंडर्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जाहिर है जो खुद क्राइम करेगा, अगर वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेगा तो फिर क्या होगा। तो ज़रूरी बात तो ये थी कि फिर इस पर हुकूमत अपने तौर पर अलग से कोई JIT बनाती, और फिर सिर्फ एक अहलकार का ही काम नहीं था, ज़ाहिर एक पूरी टीम थी जिसने हर तरफ से गोलियां चलाईं। तो देखने की बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक बंदे ने गलती से एक गोली चला दी और हो गया। जाहिर है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, किसी का हुक्म भी होगा, तो ये बात तो पीछे तक जाती है फिर। तो ऐसे अपनी दफ़ा आप हाथ झाड़ के तो नहीं जा सकते। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा इस वाक़े पे टोटल खामोश रही हैं, और उन्होंने कोई इसके ऊपर जो है ना तो ट्वीट किया है, ना कोई यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ किया जाएगा, और ना ही उन्होंने किसी हवाले से कोई बयान जारी किया, ना उनकी किसी मिनिस्टर्स में से किसी ने बयान जारी किया। और ये सीसीडी ने भी जो इतनी जहमत कर ली कि आके ज़रा थोड़ा बहुत बता दिया या इस तरह की कोई कार्रवाई दिखाने के लिए कर ली है, तो उसकी भी वजह यह है कि ज़रा केस हाई प्रोफाइल बन गया, क्योंकि फैमिली जो थी वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न थी, ठीक है ना, वो वहाँ के रहने वाले थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी उस पर बात कर ली। तो फिर मजबूरन जाके सुहेल ज़फ़र चट्ठा को उनके साथ अयादत भी करनी, ताज़ियत भी करनी पड़ी, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ जवाब भी देना पड़ा। वरना अगर मेरे जैसा, आप जैसा कोई आम शहरी होता तो शायद इतना भी तरद्दुद ना किया जाता कि वो इतना भी अपने आप को जवाबदेह समझते कि भाई आके किसी को कुछ बता ही देते इस वाक़े से मुतालिक, क्योंकि हमारी तो कोई औकात है नहीं। तो ये सूरत हाल है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।